फाइन क्लासेस ऑफिशियल में आपका स्वागत है बच्चों। आज कक्षा 10 के विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 20 बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूं। इससे आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ये एक रिवीजन क्लास होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले कक्षा 10 के बच्चों के लिए तो सुन लो बच्चों, अच्छे रिजल्ट लेने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। तो जितने भी बच्चे सोए हैं अभी जाग जाएं। पढ़ाई आप लोग कम से कम 10 बजे तक करें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों की लड़ी को। देखिए आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है। कहाँ पर? वक्रता केंद्र पर, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, या वक्रता केंद्र से परे। आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है, अपना कमेंट कर दीजिए आंसर में। चलिए बच्चों देखिए, तो सही जवाब है ध्रुव और ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। देखिए अवतल दर्पण में केवल इसी स्थिति में प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है। ठीक है, इसके बाद से अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ रहा है, स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या अनंत। आप लोग का समय शुरू होता है, अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो देखिए बच्चों, सही जवाब है 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर। एक सामान्य आंख बिना किसी तनाव के न्यूनतम 25 सेंटीमीटर की दूरी साफ देख सकता है। अगला प्रश्न, विद्युत विभवांतर का मात्रक है। ऑप्शन है एम्पियर, ओम, वोल्ट या वाट। 3 ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट कीजिए। और कमेंट करते टाइम ध्यान दीजिएगा, समय शुरू हो रहा है। कमेंट करते समय यह ध्यान दीजिएगा कि आप लोग कि जो आंसर कमेंट कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर, जैसे कि यह क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 के आगे ऑप्शन डाल दीजिएगा कि ए बी सी डी में से कौन सा सही है। तो समय समाप्त होता है, हम लोग देखते हैं आंसर कौन सा सही है। तो आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि वोल्ट। ध्यान रखिएगा बच्चों, विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है और इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है? तो V से प्रदर्शित किया जाता है, ये भी याद रखिएगा, V से डिनोट किया जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार आप लोग के सामने आ रहा है। देखिए चौथा प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या चीजें आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या उपरोक्त में सभी। यानी स्वपोषी पोषण के लिए कौन सी चीजें आवश्यक हैं? आप लोगों का समय शुरू होता है अभी। आंसर कीजिए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, कौन सा सही है? देखिए बच्चों, तो जवाब देखते हैं, डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। डी क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। स्वपोषी पोषण यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा स्वपोषी पोषण होता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश तीनों की आवश्यकता होती है। तो डी बिल्कुल सही है। इसके बाद से अगला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है। देखिए, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा। एक ऐसा विलयन है जो लाल लिटमस को क्या कर दे रहा है? नीला कर दे रहा है। तो इसका पीएच मान लगभग कितना होगा? ऑप्शन है आप लोगों के सामने, ए 1, बी 4, सी 5 या डी 10। आप लोग का समय शुरू होता है अभी। आंसर कमेंट कीजिए अपना। तो बताइए 5वें प्रश्न का ए, बी, सी और डी में से कौन सा सही होगा? समय समाप्त हुआ। तो देखते हैं कौन सा सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है बच्चों।
एक बात याद रखिएगा कि लाल लिटमस को नीला करने वाला विलयन क्षारीय होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षार का जो पीएच मान होता है याद रखिएगा वो 7 से कभी भी ज़्यादा ही होगा, 7 से ज़्यादा ही होगा, याद रखिएगा इस बात को। और 7 पे जो पीएच मान होता है वो उदासीन होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है। और 7 से कम वाले जो विलयन का पीएच, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद से अगला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है, 6वां नंबर प्रश्न। देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? ऑप्शन है आप लोगों का 0, 1, 7 या 14। आप लोगों का समय शुरू होता है अभी। अपना आंसर कमेंट कीजिए कि छठवें प्रश्न का उत्तर ए सही है, बी सही है, डी सही है, सी तो मिस ही हो गया। चलिए, तो समय समाप्त होता है। तो हम लोग देखते हैं कि 6वें नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा 7, क्योंकि शुद्ध जल उदासीन होता है और इसका जो पीएच मान है ये 7 होगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा, याद रखिएगा। तो सी नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद से अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए, 7वां प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है किस कार्य के लिए? जल का वहन करने के लिए, भोजन का वहन करने के लिए, अमीनो अम्ल का वहन करने के लिए या ऑक्सीजन का वहन करने के लिए? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, सही आंसर अपना चूज कीजिए। 7वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? चलिए, समय समाप्त हुआ। तो देखिए, 7वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आप लोग को याद होगा कि पौधे में जो संवहनी उत्तक होता है, इसमें 2 प्रकार के संवहनी उत्तक पाए जाते हैं। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। याद रखिएगा, फ्लोएम, ठीक है। जाइलम का काम होता है जल का संवहन करना। जाइलम का काम क्या होता है? जल का संवहन करना। और फ्लोएम का काम होता है खाद्य पदार्थों का संवहन करना, ठीक है। जो खाद्य पदार्थ बन के तैयार होते हैं पौधे में, उसका संवहन करना, ठीक है। अगला प्रश्न 8वां नंबर हमारे सामने आ रहा है। देखिए, आनुवंशिकता के जनक कौन है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। आनुवंशिकता के जनक कौन है? ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, लेमार्क या खुराना। तो अपना आंसर कमेंट कीजिए, समय शुरू होता है आप लोगों का। बताइए 8वें प्रश्न का ए, बी, सी और डी में से कौन सा सही है? समय समाप्त हुआ। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। 8वें प्रश्न का सही आंसर होगा बी, बी ग्रेगर जॉन मेंडल। देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इन्होंने मटर के पौधे पर अध्ययन करके, उस पर प्रयोग करके आनुवंशिकता का नियम दिया था। अगला प्रश्न, 9वां नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने आ रहा है। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्न में से कौन सा है ऑप्शन जो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? देखिए, आप लोग के सामने 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ऑप्शन है आप लोग के सामने ए घास, गेहूं तथा आम, बी घास, बकरी तथा मानव, सी बकरी, गाय तथा हाथी और डी घास, मछली तथा बकरी। आप लोग का समय शुरू होता है अभी। चलिए, अपना आंसर कमेंट कीजिए 9वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही है?
तो अभी समय समाप्त होता है। देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा जो है खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो 9वें नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ध्यान दीजिएगा, घास जो होता है ये एक पौधा है, उत्पादक है, जो भोजन का उत्पादन करता है। बकरी जो है ये शाकाहारी है, जो एक पौधे को खाती है, पौधे को खाती है। और मनुष्य क्या है? सर्वहारी जीव है, जो एक मांस या पौधा दोनों को खाता है। तो ये एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण हो गया यहाँ पर। इसके बाद से अगला और 10वां प्रश्न आप लोगों के सामने आ रहा है। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? लोहे का एक फ्राइंग पैन है जिसमें खाना बनाया जाता है, उसको जंग से बचाने के लिए कौन सी सबसे उपयुक्त विधि है? ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, या ये सभी? चलिए, आप लोग का समय शुरू होता है अभी। बताइए 10वें नंबर प्रश्न का कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा? ए, बी, सी या डी? कमेंट कीजिए आप लोग। देखिए बच्चों, 10वें नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा सी। सही आंसर क्या होगा? सी। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए, इस क्रिया को लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना, इस क्रिया को यशद लेपन भी कहते हैं, जो लोहे को जंग से बचाने का सबसे स्थायी तरीका है। चलिए, आप लोगों के सामने 11 नंबर का प्रश्न आ रहा है। 11 नंबर का प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या द्विफोकसी लेंस। चलिए, आप लोग का समय अभी शुरू होता है। तो बताइए प्रश्न नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, बी, सी या डी? कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए, समय समाप्त हुआ। अभी देखते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न का कौन सा आंसर सही होगा। तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका बी। देखिए, यह प्रकाश की किरणों को अपसरित करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है। प्रकाश की किरणों को क्या करता है? अपसरित करता है। अवतल लेंस, इस तरह का अवतल एक लेंस होता है, ये प्रकाश की किरणों को अपसरित करके इसका जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर बनाता है। आंख के आगे जो होता है ना, या पीछे की तरफ एक रेटिना होता है, इस पर बनाता है इसके प्रतिबिंब को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने आ रहा है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवों के अंश से बने हुए ईंधन का उदाहरण यहाँ पर ऑप्शन है आप लोगों के सामने। ए कोयला, बी लकड़ी, सी गोबर या डी सौर ऊर्जा। चलिए, यहाँ पर टाइमर तो नहीं लगा है, लेकिन आप लोग का समय अभी शुरू होता है 10 सेकेंड के लिए। तो बताइए 12 नंबर प्रश्न का कौन सा आंसर सही है? ए, बी, सी या डी? तो देखते हैं। देखिए, 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ए। ए एक कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। याद रखिएगा, यह करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के नीचे दबे पौधों और जीवों के अवशेष से बना हुआ है। तो इसीलिए यह क्या है? जीवाश्म ईंधन है। अगला प्रश्न 12 नंबर का आप लोगों के सामने आ रहा है। 12 नहीं, 13 नंबर का। 13 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर में वृक्क यानी किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किस चीज से संबंधित है? ऑप्शन है आपके लिए ए पोषण, बी श्वसन, सी उत्सर्जन या डी परिवहन। तो बताइए वृक्क का क्या काम है? पोषण का, श्वसन का, उत्सर्जन का या परिवहन का? आप लोग का समय शुरू होता है अभी। तो बताइए 13 नंबर प्रश्न का कौन सा आंसर सही है? ए, बी, सी या डी? आप लोग वीडियो चलते हुए भी कमेंट कर सकते हैं।
चलिए देखते हैं 13 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्सर्जन, यानी कि वृक्क का, किडनी का हमारे शरीर में क्या काम है? उत्सर्जन का। वृक्क रक्त को छान करके मूत्र के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। अगला प्रश्न 14 नंबर का आप लोगों के सामने आ रहा है। देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, यानी कि कौन सा ऐसा यंत्र है जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने, ए जनित्र जनरेटर, बी गैल्वेनोमीटर, सी एमीटर या डी मोटर। चलिए, आप लोग का समय अभी शुरू होता है। ऑप्शन सही है 14 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है? ए, बी, सी या डी। तो देखते हैं 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन है ए जनित्र, यानी जनरेटर। आप लोगों ने सुना होगा जनरेटर के बारे में। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस याद रखिएगा कि यह क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को, यानी यंत्रों से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है इसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके बाद से 15 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने आ रहा है। देखिए, ये केमिस्ट्री से प्रश्न है कि CH3CH2OH का IUPAC नाम क्या है? बताइए, CH3CH2 और OH का IUPAC नाम क्या है? आप लोगों का समय शुरू होता है अभी। ऑप्शन है आप लोगों के सामने, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, केवल 3 ही ऑप्शन यहाँ पर आ पाए हैं। कोई बात नहीं, इसमें से ही चुन लीजिए। ऑप्शन है आप लोगों के सामने, ए एथेनॉल, बी मेथेनॉल, सी एथेनॉल। चलिए जवाब दीजिए 15 नंबर प्रश्न का ए, बी, सी में से कौन सा सही आंसर है? तो देखते हैं 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ए एथेनॉल। देखिए, एथेनॉल 2 कार्बन और एल्कोहली समूहों के कारण इसका नाम एथेनॉल पड़ा है। अगला प्रश्न 16 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? जल का उबलकर वाष्प बनना, बर्फ का पिघलकर जल बनना, जल में नमक का घुलना या एलपीजी का दहन। एलपीजी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है उसका दहन। तो आप लोग का समय अभी शुरू होता है। बताइए 16 नंबर प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए देखते हैं। तो सही आंसर होगा डी, एलपीजी का दहन। देखिए, जलना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है। जलने से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का निर्माण होता है। तो एलपीजी का जलना यानी एलपीजी का दहन एक रासायनिक परिवर्तन है और बाकी सभी ऑप्शन जो हैं ये भौतिक परिवर्तन के हैं। एक और बात याद रखिएगा, एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। चलिए अगला प्रश्न शुरू होता है 17 नंबर का। प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। कब होते हैं? केवल समतल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए या इन सभी के लिए। आप लोग का समय अभी शुरू होता है 17 नंबर प्रश्न का। बताइए सही आंसर क्या होगा? 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? चलिए बताइए। तो देखते हैं 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है डी, इन सभी के लिए। एक बात याद रखिएगा कि परावर्तन का नियम सभी प्रकार के परावर्तक सतहों पर लागू होता है, चाहे वो अवतल हो, उत्तल हो या समतल हो। जितने भी प्रकार के परावर्तक तल होते हैं सभी पर परावर्तन का नियम लागू होता है। इसके बाद से अगला 18वां प्रश्न देखते हैं।
मनुष्य के हृदय में कोष्ठों यानी चेम्बर्स की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। बताइए मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 18 नंबर प्रश्न का कौन सा आंसर सही होगा? ए, बी, सी या डी? देखते हैं सही आंसर। डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मनुष्य का जो हृदय होता है 4 भागों में बटा होता है। इसके कुल 4 कोष्ठ होते हैं, जिनमें से 2 अलिंद और 2 नीलय होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न। एक अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर बराबर है ए 726 वाट, बी 736 वाट, सी 746 वाट या डी 756 वाट। आप लोगों का समय शुरू होता है अभी। तो बताइए 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? आप लोग वीडियो देखते हुए भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर है 746 वाट। 746 वाट। एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। यह याद रखिएगा, यह आपको न्यूमेरिकल्स हल करने में भी काफ़ी मदद करेगा। एक और बात याद रखिएगा, वाट जो है शक्ति की एक मानक इकाई है, यानी कि एसआई मात्रक है। अगला और अंतिम प्रश्न आप लोगों के सामने आ रहा है 20 नंबर का। देखिए तांबे का अयस्क है। तांबे का इसमें से कौन सा तांबे का अयस्क है? ऑप्शन है बॉक्साइट, मेलेकाइट, हेमेटाइट या सीडेराइट। चलिए बताइए, आप लोगों का समय शुरू होता है अभी। 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो देखते हैं 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो सही आंसर है बी। बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, मेलेकाइट। ठीक है, तांबे का जो अयस्क है उसका क्या नाम है? मेलेकाइट। एक और बात यहाँ पर याद रखिएगा कि बॉक्साइट जो है, ये बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। और एक और बात, जो हेमेटाइट है ये Fe फेरम यानी कि लोहे का अयस्क है, याद रखिएगा। चलिए, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। कक्षा 10 के बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो कल फिर मिलेंगे अंग्रेजी के बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और यदि आप लोग ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और यदि आप लोग किसी विशेष टॉपिक पर चाहते हैं वीडियो बनाएं तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं।